वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया। तकरीबन डी बार्स के अंदर 2% पॉजिटिव था, जबकि एच आर प्राइस के अंदर 1.5% अप था। कोक के अंदर 3% अप था, जबकि आयरन ओर के अंदर 1.5% करीब चाइनीज़ फ्यूचर्स डाउन हुए वीक ऑन वीक। अगर स्पॉट प्राइसेस की बात करें तो वहाँ पर थोड़ी सी नरमी रही है, ऑल्दो एक्टिविटी बेहतर थी, सेंटीमेंट बेहतर थे चाइना के अंदर, बट फिर भी जो ऑफर्स आ रही हैं, सम हाउ प्रेशर है, नर्वसनेस है चाइना में माल बेचने के लिए। और जो वहाँ से HRC की ऑफर्स हैं वो अराउंड 585 590 के लगभग सुनने में आ रही हैं। जबकि अगर वायर रॉड की बात करें तो वायर रॉड भी वहाँ पर 10 से $15 की कमी आई है लास्ट वीक के अंदर। आयरन और स्पॉट मार्केट की बात करें तो थोड़ी सी मार्केट नीचे गई थी फर्दर, पिछले हफ्ते के अंदर $2-2.5 का फर्क पड़ा था, बट वो वापस रिकवर बैक कर गई। तो अगर वीक ऑन वीक बात करें तो किसी किस्म का चेंज नहीं आया। अभी भी आज मार्केट आयरन और की $98 के ऊपर स्टैंड कर रही है। इसके अलावा चाइना के अंदर अभी इस वक्त रूमर्स चल रहे हैं कि वहाँ पर प्रोडक्शन कट डाउन दोबारा से आ रहे हैं। वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं वो एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए छोटी मिल्स को बंद करना चाहते हैं, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, इको फ्रेंडली नहीं है, उसको वो लोग बंद करेंगे। तो उसकी वजह से एक थोड़ी सी एक फील आ रहा है कि हो सकता है कि प्रोडक्शन कट डाउन हो वहाँ पर, जबकि ज़्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट ये कह रहे हैं कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी किस्म का, और मार्केट फिर भी स्टेबल ही रहेगी। इसके अलावा अगर फर्दर बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें चाइना के, और जो आपका आसियान कंट्रीज़ हैं, उसके अंदर भी एक्टिविटी थोड़ी सी, स्क्रैप की इंपोर्ट जो है वो नेगेटिव रही, एक्टिविटी बेहतर रही, ओवरऑल ट्रेड होती रही। जिस तरह के चाइना से वियतनाम भी बिलेट्स का HRC का काम हुआ जो कि 570 से 580 के दरमियान हुआ। इंडिया से वियतनाम के अंदर माल बिका है, अच्छे कार्गोज सेल आउट हुए हैं लास्ट वीक के अंदर, जो कि $580 के आसपास सुनने में आ रहे हैं। इसी तरह जापान ने वियतनाम को एक्सपोर्ट किया, और इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट किया, उसमें इटली भी है, बेल्जियम भी है। इन सब जगहों पर एक्सपोर्ट्स होते रहे हैं। लास्ट वीक के अंदर एक अच्छी एक्टिविटी देखने में आई है इस सारे रीजन से। अगर मैं स्क्रैप की बात करूं सिर्फ वहाँ पर, तो वियतनाम के अंदर स्क्रैप की प्राइसेस कुछ और फर्दर नीचे चली गई हैं। अगर 2 हफ्ते के अंदर बात करूं, 2 वीक्स बैक जो प्राइसेस थे उससे आज $40 नीचे है ऑलमोस्ट वियतनाम, यानी कि उनका बाइंग इंटरेस्ट ऐसा सच नहीं है। इसी तरह साउथ कोरिया में भी मार्केट नेगेटिव है, और ताइवान के अंदर, चाइना में तो खैर इंपोर्ट नहीं हुआ, 3 हफ्ते से वो लोग खामोश हैं, किसी किस्म की स्क्रैप इंपोर्ट नहीं सुनने में आई, ना देखने में आई। इसी तरह ताइवान के अंदर भी एक्टिविटी स्लो है, क्योंकि फिनिश प्रोडक्ट बिक रहा है मगर इतनी तेज़ी से नहीं बिक रहा, प्राइसेस ऊपर नहीं जा रहे, जिसकी वजह से, और पिछली भी रीस्टॉकिंग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। खासतौर से ताइवान में मैंने आपको बताया था कि 1-1.5 महीना जो रीस्टॉक करते रहे, प्राइस बढ़ाते रहे हैं, और उनकी रीस्टॉकिंग फाइनली ख़त्म हो चुकी थी अब। तो खैर, अब एक और चीज़ जो न्यूज़ है वो ये कि गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रीअसेस की है इवैल्यूएशन GDP के हवाले से चाइना के, जो कि 2022 के अंदर तकरीबन 3% पे है अभी इस वक्त, जो करंट उनकी पोजीशन चल रही है। और 2023 के लिए एक्सपेक्टेशन ये थी कि 5.5% के हिसाब से GDP ग्रोथ होगी चाइना के अंदर, जो कि अब उनको फील अपनी चेंज होती नज़र आ रही है, डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। तो उन्होंने उसको रीअसेस करके 5% के ऊपर वापस रीएवेल्यूएट किया है, और होपफुली बाकी भी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो भी इसी तरीके से उसको रीएवेल्यूएट करेंगी। इसके अलावा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि चाइना के अंदर लास्ट वीक के अंदर काफ़ी गहमा गहमी रही है, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं, र्यूमर्स रहे हैं, वहाँ पर कुछ मिलिट्री मूवमेंट्स होती रही हैं जिसका किसी किस्म की एक्सप्लेनेशन नहीं आई चाइना के एंड से। इसके अलावा काफ़ी सारी फ्लाइट्स वहाँ पर कैंसिल हो गई, हज़ारों की तादाद में ट्रेन कैंसिल हो गई वहाँ पर, और उसका अभी तक किसी को नहीं पता कि क्या वजूहत बनी, सब अपनी कयास आराइयाँ कर रहे हैं। चाइना के अंदर अभी मिड ऑफ अक्टूबर एक और पॉलिटिकल उनकी आपस में मीटिंग है। बाय द वे 1 से लेकर 7 या 10 तक जो है वो अक्टूबर में बंद रहेगा चाइना। तो ये लास्ट वीक है चाइना का, जिसको हमने एक्टिवली देखना है कि किस टोन पे चाइना बंद होता है, क्या प्राइसेस रहती हैं, वही प्राइसेस आगे एक्सटेंड होंगी नेक्स्ट 1 हफ्ता 10 दिन के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर 10 तक तो चीज़ों में कोई क्लैरिटी नहीं आएगी, चाइना हॉलीडेज से वापस आएगा, फिर उसको क्लैरिटी आना शुरू होगी। बट उसके बाद एक और बड़ी एक इवेंट है मिड ऑफ अक्टूबर के अंदर कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग जो है, उनकी जो रूलिंग का टाइम है वो अब ख़त्म हो रहा था, सेकंड इनकी जो है वो टेन्योर था, जो कि अभी ख़त्म होने जा रहा है। उसका सुनने में आ रहा है कि वो शायद 3rd टाइम ये एक्सटेंशन मिलेगी इनको दोबारा से, और 3rd उसके ऊपर जाएगा। अगर ये इस तरीके से हो जाता तो फिर तो मामला ठीक हैं, बट काफ़ी चैलेंजिंग सी चीज़ है, और एक बड़ी इसमें पॉलिसी किस तरीके से, जो भी नया आएगा, अगर तो कोई नया आता है तो क्या पॉलिसीज़ रहेंगी, किस तरीके से चलेगा, तो ये एक बड़ा फैक्टर है जिसको चाइनीज़ सब लोग देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, बाकी दुनिया भी देख रही है कि इनका क्या डिसीजन होता है अपनी इसके अंदर मीटिंग्स के अंदर, और जो भी डिसीजन होगा उसके हिसाब से हम फर्दर देखेंगे कि चाइना किस तरफ मूव ऑन करता है।
टर्की की अगर बात करें, टर्की के अंदर स्क्रैप की एक्टिविटी बहुत कम रही। कुछ कार्गोज बुक हुए, जो लास्ट कार्गो सुनने में आया वो $350 के ऊपर था बाल्टिक रीजन से, और एक दो कार्गोज और भी सुनने में आए बेनेलुक्स रीजन के, जो कि मोस्ट प्रोबेबली स्टेबल प्राइसेस के ऊपर थे। $3-4 का इंक्रीमेंट ही हुआ है वीक एंड वीक। अगर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो तकरीबन $3 से $4 मार्केट इंप्रूव हुई थी टर्की की, बट एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थी, किसी किस्म की कोई ज़्यादा सेल नहीं हो सकी। अक्टूबर 1 को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टर्की के अंदर अनाउंसमेंट होगा फिर से एक दफ़ा इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस और एनर्जी प्राइसेस को इंक्रीज़ करने का। मिल्स अभी उसका इंतज़ार कर रही हैं कि कहाँ पर प्राइसेस सेट होती हैं, उसके हिसाब से वो अपना नया एक प्राइस लेवल सेट करेंगे, रीबार्स का, बिलेट्स का, फिनिश का। ऑब्वियसली वो उनको वेट करना पड़ेगा उसके लिए। अगर रीबार्स की बात करें टर्की के अंदर, तो वो भी थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, $15-20 का इंक्रीमेंट है उसके अंदर। अब इस वक्त जो प्राइसेस की बात हो रही है $690 से $710 FOB टर्की की बात हो रही है, जबकि बिलेट्स के अंदर भी इसी किस्म का $5-10-15 का इंक्रीमेंट हुआ है। स्टेबल है, एक्टिविटी कम है, सारी दुनिया की कहानी है कि एक्टिविटी कम है, मार्केट स्टेबल है, जिसको जितनी ज़रूरत है वो उतना खरीद रहा है। अगर हम ओवरऑल ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन की बात करें, आउटपुट की बात करें, तो उसके बारे में स्टैटिस्टिक्स कुछ सामने आए हैं, जो कि टर्की के अंदर जो प्रोडक्शन हुई है 2022 के अंदर एयर इसका अगर कंपैरिजन करें 2021 से, तो तकरीबन 21% लेस है लास्ट ईयर से। अगर यूरोप का कंपैरिजन करें लास्ट ईयर से हम लोग, तो तकरीबन 14% के करीब डाउन है स्टील आउटपुट। इसी तरह यूएसए की स्टील आउटपुट जो है तकरीबन 7% के करीब डाउन है 2022 के अंदर, जिसका मतलब ये ग्लोबल जो आउटपुट की बात हो रही है वो तकरीबन 3 से 4% कमी की बात हो रही है कि इस साल जो स्टील आउटपुट हुई है वो 4% कम हुई है। उसके बावजूद इस किस्म के हालात हमारे देखने में आ रहे हैं और सुनने में आ रहे हैं। तो इसके अलावा आप यूरोप की अगर बात करें तो वहाँ पर भी जो रीबार्स हैं, लॉन्ग प्रोडक्ट्स है, खासतौर से इवन फ्लैट प्रोडक्ट्स भी, उस पर खासा प्रेशर है। जो प्राइसेस इंक्रीज हुए थे वो एक्सेप्ट नहीं हुए, फर्दर डिक्रीज लास्ट वीक में हुए थे। अब फर्दर और प्राइसेस जो है वो डाउनवर्ड एडजस्ट हो रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर बुक्स उनकी उस तरीके से हेल्दी नहीं है। बट एनीवे वो प्राइसेस डिस्काउंट करके कम से कम माल बेचने की पोजीशन में आए हैं लास्ट वीक के अंदर। काफ़ी डोमेस्टिक यूरोप के अंदर जो है वो माल बिके हैं और ऑर्डर्स बुक हुए हैं। तो चीज़ें जब तक मूव कर रही हैं जब तक अच्छी बात है। अगर ईरान की बात करें तो ईरान में भी थाईलैंड को उन्होंने बिलेट्स बेचे अपने, जो कि $520 के आसपास से आप समझेंगे $460-65 के आसपास FOB प्राइस बनता है बिलेट्स का, जो कि स्टेबल है वीक ऑन वीक, किसी किस्म का खास चेंज नहीं है। रशियन बिलेट्स इस तरीके से $520 FOB के ऊपर अभी स्टैंड कर रहे हैं, और जो कि वीक ऑन वीक उसके ऊपर स्टेबल है। उससे पिछले हफ्ते कम थी प्राइसेस, अब यहाँ पर स्टेबिलिटी है। लास्ट वीक एक्टिविटी ज़्यादा नहीं थी तो $5-7 डिस्काउंट करने को सेलर्स तैयार थे, रशियंस भी। उसमें कोई ऐसी सच मेजर चेंज नहीं है रशिया से। बट एक चीज़ है कि रशिया ने जो अब सदर पुतिन की जो एक स्पीच थी उसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग हर तरह से जो है वो वापस अपने पाँव पे खड़े हैं हम लोग, और हम फर्दर हर स्टेप लेंगे जो भी हमें लेना पड़ेगा अपनी जो उनका एक माइंडसेट है उसको अचीव करने के लिए, जो टारगेट है उनका उसको अचीव करने के लिए। तो हमारे सेक्टर के अंदर, माइनिंग और स्टील सेक्टर के अंदर, ये एक न्यूज़ है और अपडेट है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने वहाँ पर नोटिफिकेशन दिए हैं तमाम माइनिंग कंपनीज को, आपके जितने भी मेल वर्कर्स हैं उनको आप हमारे जो लोकल मिलिट्री की जो वहाँ पर उन्होंने चीज़ बनाई हुई है, रिक्रूटमेंट सेंटर्स बेसिकली जो बनाए हुए हैं, रिक्रूटमेंट सेंटर्स वहाँ पर भेजें वहाँ पर, ताकि उनको पता चले कि हमारी वर्कफोर्स कितनी है, और वहाँ से वो उनको रिजर्विस्ट्स को वहाँ से एक्वायर करेंगे और वहाँ पर लेकर जाएंगे। बट माइनिंग इंडस्ट्री का कहना यह है कि शायद उसकी परसेंटेज बहुत कम होगी, क्योंकि इसमें एज का क्राइटेरिया भी है, बाकी चीज़ें हैं वो देखने की हैं, तो उसकी वजह से माइनिंग सेक्टर के ऊपर शायद इतना बड़ा इम्पैक्ट ना हो। बट रशिया इज़ वेरी सीरियस अबाउट द वॉर, और वो हर स्टेप ले रहे हैं, और हमारे स्टील सेक्टर और माइनिंग सेक्टर के अंदर भी उसके असरात बेसिकली बड़े क्लियरली नज़र आ रहे हैं। एक यूरोप की साइड से चेंज है, जो इनका बैन था, यूरोप ने फुली बैन किया हुआ था कि आपका जो भी कार्गो है जो ओरिजिनेट हो रहा है रशिया से, वो हम आगे ट्रांसपोर्ट नहीं होने देंगे, ना यूरोप में एंटर होगा, ना यूरोप के थ्रू ट्रांसशिप होगा। वो एक रूल चेंज किया उन्होंने, क्योंकि हर जगह पर जो बाकी के रीजन्स हैं जहाँ पर रशिया का फूड जा रहा था और जो एनर्जी जा रही थी, जो चीज़ें कोल जा रहा था बेसिकली, वो पूरे का पूरा जो एक उनका बैलेंस था वो आउट हो गया, जिसकी वजह से यूरोप को अब ये चेंज करना पड़ा है कि वो ये अलाउ कर रहे हैं कि आप ट्रांसशिपमेंट हमारे थ्रू कर सकते हैं, ऑल्दो वो खुद नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे, बट ये कि आप वहाँ से अपना कोल और अपनी जो ग्रेन्स हैं और बाकी चीज़ें हैं जो खाने पीने की हैं वो हमारे यहाँ से ट्रांसशिप करके लेके जा सकते हैं, जिसकी वजह से शायद एक पॉजिटिव चीज़ है ये रशिया के लिए भी कि वहाँ से कुछ जो है एक्सपोर्ट होना शुरू होगी, और बाकी रीजन्स के लिए भी बेहतर है कि वहाँ पर उनकी जो डिमांड है वो सही तरीके से पूरी हो सकेगी। जो कि अब नेक्स्ट चीज़ यूएसए का, जो लास्ट वीक के अंदर मैंने कहा था कि एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा, वो बेसिकली अनाउंस हो गया है, और 75 बेसिस पॉइंट यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, जिसके बहुत ही शदीद किस्म के इफेक्ट नज़र आ रहे हैं, जो कि मैंने आपसे पहले भी शेयर किए थे कि इसका एक बड़ा दूररस
नतीजा निकलेगा उसका सबसे पहला इफेक्ट तो करेंसीज के ऊपर नज़र आ रहा है कि यूएस डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है, इतना स्ट्रांग हो गया कि बाकी करेंसीज सफ़र कर रही हैं काफ़ी बैडली। अगर उसका अंदाज़ा लगाना हो तो आप चाइनीज़ करेंसी को देखिए कि अभी इस वक्त चाइनीज़ करेंसी 7.1 अगेंस्ट $1 है, जो कि लास्ट टाइम जून 2020 में थी। इतनी चाइनीज़ युआन कभी डेप्रिशिएट नहीं हुआ था। उससे बढ़ के आप अगर पाउंड को देखें आज तो वो 1.07 पे स्टैंड कर रहा है और लास्ट वीकेंड के ऊपर 1.12 पे था और इतनी तेज़ी से डेप्रिशिएट हो रहा है। मेरा नहीं ख्याल है कि 10 साल के अंदर भी, पिछले 10 साल के अंदर हम लोगों ने पाउंड का ये रेट देखा होगा इतना डेप्रिशिएटेड। तो इस किस्म के इफेक्ट नज़र आ रहे हैं और बाकी जगहों पर जो प्राइस की वेरिएशन है डॉलर के स्ट्रांग होने से वो तो एक अलग ही बिल्कुल स्टोरी है और बहुत लंबा चैप्टर है अगर उसके ऊपर डिस्कस करें हम तो। लेकिन अब ये चूंकि ये अब रेट बढ़ गया है, बाय द वे अगेन 2 दफ़ा बढ़ाने का एक्सपेक्टेशन है यूएस फैड की कि इसी साल के अंदर 1 दफ़ा या 2 दफ़ा इंटरेस्ट रेट फर्दर इंक्रीज करना पड़ेगा अगर इन्फ्लेशन यूएस की कंट्रोल में नहीं आती। तो उसके असरात तो अब हम बाद में नज़र आएंगे कि अगर फर्दर ये बढ़ाते हैं तो फिर उसके क्या असरात होंगे। बट बाय द वे अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही चीज़ें थी, कोई मेजर अब मैक्रो इकोनॉमिक डाटा आने वाला नहीं है अगले 2 हफ्ते के अंदर। तो आई होप कि मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी। चाइनीज़ भी वेट कर रहे थे कि ये इंटरेस्ट रेट का क्या डिसीजन होता है क्योंकि इससे उनकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो अब होपफुली चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगी, लोग वापस अपना रीस्टॉकिंग जो कर रहे थे वो करेंगे। चाइनीज़ मार्केट को इतने बुरे तरीके से इफेक्ट नहीं हुई, ऑल्दो चाइनीज़ युआन काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुआ है, बट होपफुली ये उनको हेल्प भी करेगा अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। बट प्राइसेस जब डाउनवर्ड नज़र आती हैं, चाइनीज़ युआन जब डेप्रिशिएट हुआ है, जब प्राइसेस नीचे आती हैं तो कस्टमर्स अपना होल्ड बैक कर लेते हैं, माल नहीं खरीदते हैं। बट होपफुली ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी की तरफ आएंगी। तो बाकी पे गारन का जो है, पे गारन अभी इस वक्त स्टेबल हो गया, वापस $10-15 का इंक्रीमेंट हुआ है बॉटम टच करने के बाद यूएस के अंदर, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है। मार्केट में स्टेबिलिटी का एक फर्दर एक फैक्टर हमें नज़र आ रहा है। दुबई की अगर बात करें, दुबई के अंदर अभी इस वक्त सख्ती काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। एक्सपोर्ट का बीच में थोड़ा सा लग रहा था कि रिलीफ मिल गया है और एक्सपोर्ट हो जाएंगे स्टैपल कंटेनर्स, बट फिर से अभी फिलहाल तंगी नज़र आ रही है। वहाँ पर कस्टम्स काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर रहा है। तो मेरा ख्याल है वो वाली प्रॉब्लम अभी गई नहीं है और अभी फिलहाल प्रिवेल करेगी वहाँ पर। दुबई के अंदर रीबार्स के प्राइसेस को रिवाइज कर दिया गया है अक्टूबर सेल्स के लिए, जो कि 40 से 45 और नीचे गया है। 1-2 मिल्स ने तो अनाउंस कर दिया है और बाकी मिल्स भी मेरा ख्याल है ये परसूट फॉलो करेंगी और बाकी मिल्स भी रिडक्शन अनाउंस करेंगी $40-45 की। और देखते हैं उससे उनकी सेल्स बेहतर होती है या नहीं होती, क्योंकि सेल्स का प्रॉब्लम हर एक को ही है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर अभी एक्टिविटी काफ़ी देखने में आई है। ऑल्दो कंटेनर्स से हटकर वो कंटेनर के प्राइसेस काफ़ी नीचे चले गए हैं अभी ऑलरेडी, लेकिन कंटेनर से हट के वो बल्क की तरफ ज़्यादा ध्यान है इंडियन कस्टमर्स का और उन्होंने कुछ चंद बल्क बुक किए हैं लास्ट वीक के अंदर। और तकरीबन जो प्राइसेस सुनने में आ रहे हैं वो 407-8 का प्राइस HMS का सुनने में आ रहा है, जबकि 415-16 का प्राइस सुनने में आ रहा है श्रेडेड का। और इसके अलावा एक और भी बल्क श्रेडेड की न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है जो कि 420 के लेवल के ऊपर सुना है कि यूके से कार्गो बुक हुआ है इंडिया में। तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है अभी इसका कंटेनर्स का वर्सेस बल्क। तो इंडियन कस्टमर मोस्ट प्रोबेबली उसी को प्रेफर करेंगे। वहाँ पर डिमांड भी है, उनको प्रॉब्लम है कुछ DRI की, स्पॉन्ज आयरन बनाने की बेसिकली, और जो रिक्वायर्ड आयरन ओर का पैलेट है DRI बनाने के लिए उसकी शॉर्टेज है वहाँ पर, जिसकी वजह से सारे का सारा फोकस अभी स्क्रैप के ऊपर है और मेनली स्क्रैप के अंदर डीप सी मार्केट के अंदर है। अभी इस वक्त ये जो सेक्टर है एशिया का सेक्टर, वो बेसिकली बहुत बड़ा सेक्टर बनता जा रहा है बल्क मार्केट के लिए, डीप सी कार्गोज के लिए, जिसकी वजह से टर्की को भी एक थ्रेट है कि उनके जो कार्गोज होते थे वो अब बेसिकली शिफ्ट हो रहे हैं और सेलर्स की पोजीशन थोड़ी सी बेहतर हो रही है टर्की के सामने। अगर पुराना हम सिनेरियो देखें तो टर्की पे डिपेंडेंट थे 100%, अब वो चीज़ हमें चेंज होती नज़र आ रही है। अगर मैं सिर्फ एशिया की बात करूं तो एशिया के अंदर तकरीबन 5,40,000 टन की बुकिंग हुई है अगस्त के अंदर, जिसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज शामिल हैं, एशिया की कंट्रीज हैं बाकी इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया के अंदर भी काफ़ी सारे कार्गोज जो हैं वो बुक हो चुके हैं अभी। तो होपफुली ये ट्रेंड अभी फिलहाल रहेगा इसी तरीके से और इंडियन मार्केट भी एक्टिव रहेगी और उनकी प्राइसेस भी स्टेबल है मोर और लेस। किसी किस्म का क्रैश एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ना कोई बहुत ज़्यादा बेहतरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइसेस के अंदर। अब हम पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान की तो सिचुएशन बिल्कुल सेम है। आज भी 445 का लेवल अभी श्रेडेड का सुनने में आ रहा है, कोई 445 कहता है, कोई 450 कहता है। तो रेंज बेसिकली वही है और किसी किस्म का चेंज नोटिस नहीं किया गया। कार्गोज पिछले हफ्ते के अंदर बहुत कम बुक हुए हैं, अभी भी एक्टिविटी कोई नहीं है मार्केट के अंदर। इक्का दुक्का कोई कस्टमर निकल के आता है और अपनी बाइंग करता है। HMS का भी कुछ सिचुएशन इसी तरह ही है, स्टेबल है। 460 460 65 तो नहीं, 470-75 के आसपास प्राइसेस सुनने में आ रहे हैं HMS के।
और वो स्टेबल हैं, कोई ख़ास बुकिंग पाकिस्तान से सुनने में नहीं आई है। अभी इस वक्त लोगों का सबसे बड़ा वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम जो नज़र आ रहा है, और ख़ासतौर से जो लास्ट वीक एक कॉन्फ्रेंस थी बांग्लादेश के अंदर, उसके अंदर भी जो चीज़ खुल के सामने आई वो ये कि कस्टमर्स अभी इस वक्त प्रोड्यूसर्स बेसिकली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं कुछ चीज़ों की वजह से। जिस तरह पाकिस्तान की अगर एग्जाम्पल दूँ तो पाकिस्तान के अंदर लोगों ने डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ किए थे 245 के ऊपर, फिर बाद में करेंसी हमारी 220-225 पे आ गई थी, जिसकी वजह से लोगों को कुछ लॉसेस बुक करने पड़े और कॉस्ट से चीज़ें बाहर हो गई थी उनके। इसके अलावा जो फ्यूल का सरचार्ज का बिल आया है अभी, सबसे बड़ा तो हेडेक वो है सब फंड्स वालों के लिए कि वो अपने माल बेच चुके हैं और तकरीबन 25-30% इंक्रीज़ है बिलों के अंदर जो कि आ रहा है, जिसको आप किसी के पास नहीं जा सकते। जो आपने सरिया बेचा हुआ है उसके ऊपर पिछले महीनों का लग के आ रहा है आपके ऊपर, वो आपको लॉस ही बुक करना है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर फर्दर भी जो चैलेंजेस हैं फ्लड की वजह से, जो डिटेंशन बैकलॉग हुए हैं, लिक्विडिटी ड्राई अप हुई, फ्लड्स आने की वजह से, रोड्स ब्लॉक हो जाने की वजह से लोगों के माल स्क्रैप पड़े हुए हैं अभी इस वक्त पोर्ट एरियाज़ के अंदर, और अपनी फैक्ट्रीज नहीं पहुंच पा रहे, ना उनका माल अभी आगे सेल हो पा रहा है। तो ये सारे इस किस्म के फैक्टर्स हैं जो कि हम आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है, स्टील प्रोड्यूसर कंट्रोल में नहीं है, और ऐसी कॉस्ट है ये कि जिसका आप कुछ कर भी नहीं सकते और आप पास ऑन भी नहीं कर सकते। काफ़ी तो ऑर्डर्स आपने पहले ही बुक किए हैं, तो उसको किस तरीके से भुगताएंगे, मेन ये ट्रबल है। इसी से रेलेवेंट जो एक ट्रबल बांग्लादेश के अंदर नज़र आ रही है जो लास्ट वीक सुनने में आई, वो ये है कि बांग्लादेश कस्टमर्स नॉर्मली बाइंग करते हैं अपनी यूजर्स एलसी के ऊपर, जो कि 365 डेज़ की एलसी होती है। उन्होंने जो बुकिंग्स की थी पहले और जो माल बेचे थे, सरिया जो बेचा था, और 365 डेज से यूजर्स के, उनकी करेंसी टका इस कदर डेप्रिशिएट कर चुका है कि हज़ारों रुपए का नुकसान है उनको पिछले साल की सेल्स के ऊपर, जो कि वो पहले कर चुके हैं, जिसका उनके पास किसी किस्म का कोई हल नहीं है। और ये फैक्टर्स हैं जब एक स्टील प्रोड्यूसर अपना नुकसान करता है उन चीज़ों के ऊपर जिसके ऊपर उनका कोई किसी किस्म का अख्तियार ही नहीं है, कंट्रोल ही नहीं है उसके ऊपर, तो उसके बाद फिर ये कॉशियस हो जाते हैं। जिस तरह हमारी स्टील इंडस्ट्री कॉशियस है, इस वक्त प्रोडक्शन कट डाउन कर रही है, बेचना नहीं चाहती क्योंकि बेचने के बावजूद भी लॉस होता है। इसी तरह दुनिया भर के अंदर यही कुछ चल रहा है, बांग्लादेश में भी इसी तरह यही प्रोडक्शन कट डाउन वो लोग बड़ा एक्टिवली अभी इस वक्त कंसिडर कर रहे हैं कि उसको प्रोडक्शन कट डाउन किया जाए और माल इस तरीके से ना बेचे जाएँ और थोड़ा सा हाथ रोका जाए, और तब तक मार्केट स्टेबल नहीं हो जाती जब तक थोड़ी सी चीज़ों को स्लो डाउन रखा जाए। यही चीज़ हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं। तो यही अपडेट्स थी अभी तक की। इंशाल्लाह मैं फिर से आपके पास अपडेट्स लेकर हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।